Hello student. Today we are studying about the strength of acid and bases. मतलब आज जो है हम लोग एसिड और बेसिस के जो है रिएक्शन वो कितनी स्ट्रेंथ होगी क्या होगी ये उसके विषय में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पर्टिकुलर एसिड है या बेस है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, वो कैसे रिएक्शन कर रहा होता है, कैसे क्रिया कर रहा होता है किसी दूसरे से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम दो एसिड लेते हैं। यहाँ पे हमारा जैसे HNO3 है, HNO3 HCl है, और यहाँ पे हम एक और एसिड ले लेते हैं CH3COOH ले लेते हैं, ठीक है। या हम कर सकते हैं HCOOH ये ले लेते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, ये हमारा क्या है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये हमारा क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसे हम क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड। और इसे हम क्या बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड। तो हमको ये देखना है फॉर्मिक एसिड, हम लोगों को ये देखना है कि जैसे क्लास मान लीजिए एक क्लास है, हमारा क्लास है, जैसे आप 10th में है तो 10th में ही देख लीजिए। सभी बच्चे अलग अलग हैं, सभी बच्चे अलग अलग इन द सेंस ये है कि कोई बच्चा बहुत तेज है, कोई बच्चा उससे थोड़ा सा कमजोर है, कोई बच्चा उससे भी कमजोर है पढ़ने में, और ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा जो कमजोर हो खेलने में तेज हो। तो कहने का सेंस ये है कि सभी बच्चे एक तरह के नहीं हैं, किसी की स्ट्रेंथ अधिक है, किसी की स्ट्रेंथ लो है, किसी की स्ट्रेंथ किसी दूसरे फील्ड में अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग इसी स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि वो तो ठीक है आप लोगों का केस है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो नेचुरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी चीजें अलग अलग होती हैं। तो अगर हम ये एसिड्स लेते हैं, ये हमारे 4 एसिड्स हैं, ये है ये है ये है, सभी की स्ट्रेंथ सेम नहीं है, कोई बहुत स्ट्रांग है, कोई थोड़ा सा दुर्बल है। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई बहुत स्ट्रांग है और कोई बहुत वीक है, कौन कोई वीक एसिड है, कौन बेस है। जैसे हम यहाँ पे NaOH ले लिए, अब हमको कैसे पता कि ये बेस है? भाई ऐसे देख के तो नहीं बता सकते, जब भी हम इस पे लैब में टेस्ट करेंगे तभी बता पाएंगे कि हाँ ये बेस है कि एसिड है। हाँ ऐसे ही किसी कोई सोल्यूशन डब्बे में रख दिया जाएगा, हम देख के बता देंगे कि कौन सा सोल्यूशन है, तो संभव नहीं है जब तक कि हमको उसको टेस्ट न करें। तो कहने का सेंस है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, सोल्यूशन है, हम कब बता पाएंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? तो उसके लिए हमारा जो है लिटमस पेपर होता है, और जब लिटमस पेपर देखेंगे तो उस पर कलर बना होता है, और वो जो कलर होता है वो पीएच, एक हमारा आता है पीएच जो होता है उसको अगर हम देखें तो अब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, जो स्ट्रेंथ मेजर करते हैं वो पीएच के अकॉर्डिंग करते हैं। पीएच का मतलब होता है ये हमारा होता है पोटेंट हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंट हाइड्रोजन। इसका जो टर्म होते हैं बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पोटेंट हाइड्रोजन। पी मतलब पोटेंट, एच मतलब हाइड्रोजन। तो पोटेंट हाइड्रोजन का मतलब है कि हाइड्रोजन की पोटेंशियल, हाइड्रोजन की पोटेंशियल मतलब हाइड्रोजन क्या कर सकता है। तो कोई भी कंपाउंड है जिसमें ज्यादा इजीली हाइड्रोजन रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो कहने का सेंस है कि जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ हम लोग पीएच से मेजर करते हैं। अगर हमको किसी भी कंपाउंड का पीएच पता हो, जैसे अगर हमारा HNO3 है और हमारा एसिटिक एसिड है CH3COOH, अगर इन दोनों का पीएच हमको पता हो जाए, इसका पीएच कितना है, इसका पीएच कितना है, अगर इन दोनों का पीएच पता हो जाएगा तो हमको ये बता सकते हैं कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक। इसका मतलब है कि किसी भी एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को बताने के लिए, उसका पावर बताने के लिए हमको एक टर्म यूज करते हैं पीएच, जिसे हम बोलते हैं पोटेंट हाइड्रोजन। अब जो पीएच होता है वो हमारा होता है 0 से 14 तक, 0 to 14। हालांकि 0 तो मतलब नहीं होता है, 0 एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, वो जब भी होगा 0 से ऊपर ही जाएगा। तो 0 से 14 लेते हैं, एक मतलब रेंज लेते हैं, ठीक है। 0 से 14 लेते हैं तो अब होता क्या है कि अगर 0 से 14 ये पीएच लेते हैं तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। 0 से 14 अगर कंसीडर करते हैं तो हमारा ये हमारा एक मान लो चार्ट हो गया, यहाँ पे हमारा 0 हो गया, यहाँ पे हमारा 14 हो गया। अब इसके मिडिल में जो हमारा 7 होता है, तो जो मिडिल में 7 होता है, ये 7 जो होता है ये हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि ना ये एसिड होता है ना बेस। अगर हमारा 7 किसी भी मॉलिक्यूल का 7 पीएच है, ये हमारा पीएच रेंज है 0 to 7,
या फिर 14। अगर 7 पे कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी सॉल्यूशन है, एबिलियन है, तो उसका हम कहेंगे कि वो ना एसिड है ना बेस, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन अगर हम लेते हैं 0 1 2 3, सॉरी स्पेस नहीं हो पाएगा, हम लोग और थोड़ा क्लोज लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये है। यहाँ पे ले लें 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ये हो गया। फिर 14, ये हमारा एक पैरामीटर होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अगर जो पीएच है आपका 7 से नीचे हो, अगर पीएच हम कैलकुलेट करते हैं, आपको दिया गया है पीएच 7 से नीचे हो तो ये हमारा एसिड है, पहली चीज। अगर पीएच 7 से नीचे है तो एसिड है। पीएच अगर 7 से ऊपर है तब ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, पहली कंडीशन। पीएच अगर 7 से नीचे है, पीएच हमारा टोटल कितना होता है 14, 0 टू, अगर कंसीडर किया तो 0 टू 14 होता है। तो 0 टू 14 होता है, तो जो मिडिल लाइन होती है 7, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल हो गया तो 7 से नीचे एसिड है, 7 से ऊपर बेस है। अब देखो, अगर 7 से नीचे एसिड है तो 7 से जितना कम होगा, 7 से जितना कम होगा, ये एसिडिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज करेगा। मतलब 7 से जितना कम होगा वो उतना ही स्ट्रांग एसिड होगा, उतना ही स्ट्रांग अम्ल होगा। जैसे अगर मान लो हम दो एसिड लेते हैं ए और बी, ए का पीएच हमारा कर लेते हैं, ए का पीएच 3 है और बी का पीएच 5 है। अब हम कह दें कि अब बताओ इसमें से कौन सबसे स्ट्रांग है, तो क्या करेंगे, ये ए का 3 है तो इसका मतलब दिस वन इज द मोर एसिड देन दिस, इसका एसिडिटी हाई है, इसका एसिडिटी लो है, ये स्ट्रांग एसिड है, ये हमारा वीक एसिड है। तो पहले तो यह है कि 7 से नीचे है तो दोनों एसिड है। दूसरी चीज की जितना कम होगा उतना ही स्ट्रांग होगा, तो इसका मतलब ये स्ट्रांग है, ये वीक है। तो ये हमारा एसिड का एक पैरामीटर होगा। इसी तरह से बेस का भी होता है। बेस में क्या होता है, जितना आप 14 की तरफ चलेंगे, जितना पीएच बढ़ेगा, जितना पीएच बढ़ता जाएगा, उसकी बेसिक कैरेक्टर जो होगा, बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज करेगा। जैसे अगर हम दो सोल्यूशन लेते हैं ए और बी, और ए का पीएच हम दे देते हैं 9 और बी का पीएच दे देते हैं 13। अब हम इसमें आपसे कह रहे हैं कि सबसे स्ट्रांग बेस कौन है, तो स्ट्रांग बेस क्या हो जाएगा, दोनों पहले तो 7 से ऊपर है तो दोनों बेस हो गए, ये अधिक है पीएच तो हमारा स्ट्रांग बेस होगा। और इन दोनों में अगर पूछ दे कि स्ट्रांग एसिड कौन होगा, तो जिसका पीएच कम होता है वो एसिड हो जाता है, मतलब स्ट्रांग एसिड होगा। इन दोनों के केस में कंपैरिजन करें तो है तो दोनों बेस, लेकिन इसकी तुलना में इसकी एसिडिटी हाई होगी और बेसिसिटी लो हो जाएगी। इसका मतलब ये सिंपल, इतना कंफ्यूजन मत रखिए। अब सिंपल ये सोचिए कि 7 हमारा न्यूट्रल है, 7 से ऊपर हमारा बेस होगा, 7 से लो हमारा एसिड होगा, 7 से जितना कम होगा उतना ही स्ट्रांग एसिड होगा, 7 से जितना अधिक होगा उतना ही स्ट्रांग बेस होगा। स्ट्रांग इन द सेंस पावरफुल, ठीक है। तो ये हमारा एक पैरामीटर हो गया। कैसे हम एसिड और बेस का पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, पीएच पता हो जाएगा तो हमको पता हो जाएगा कि कौन स्ट्रांग कौन वीक, ये हमारा कंडीशन है। दूसरा केस है कि अगर हम अपने जनरल लाइफ, अपने डेली लाइफ की बात करें, डेली लाइफ की बात करें तो क्या होगा उसमें। जैसे सबसे पहला जो केस है, अगर हम लेते हैं एनिमल की सेंसिटिविटी, प्लांट और एनिमल की सेंसिटिविटी, अगर हम प्लांट और एनिमल की सेंसिटिविटी की बात करें, एनिमल, तो जनरली जो प्लांट ग्रो करता है, जो प्लांट होता है वो स्पेशली थोड़ी सी बेसिक सॉइल में होता है। बेसिक का मतलब होता है कि स्लाइड बेसिक, मतलब उसका जो मिट्टी होती है, उसकी जो सैंड होते हैं वो स्लाइड बेसिक होना चाहिए। अगर एसिडिक है तो ग्रोथ नहीं करेगा, थोड़ा सा बेस होना चाहिए उसमें। बेस होने का मतलब है कि उसका जो सॉइल का पीएच होना चाहिए वो 7 to 7.8 होना चाहिए। अगर ये है तो उसमें प्लांट अच्छा सा ग्रोथ करेगा, कोई भी पौधा है उतना अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर ये 7 से कम हो गया तो प्लांट सूख जाएगा। तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि प्लांट जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको जो है स्लाइट बेसिसिटी की जरूरत होती है। 7 से ऊपर गया, 7 से ऊपर का मतलब थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर आ गया, तो उसको हम लोग बेसिक कैरेक्टर चाहिए होता है, ठीक है।
दूसरा कंडीशन ये होता है कि जैसे एनिमल की बात करते हैं, एनिमल कई कई तरह से सेंसिटिव है। पहली चीज, हमेशा आप लोग सुने होंगे अपने जनरल लाइफ में कि जो पहली बारिश होती है, सब लोग कहता है, आपके घर में भी कहते होंगे, आपके दादी दादी भी कहती होंगी, हम हर समय सुने होंगे, आप लोग स्कूल में भी सुने होंगे कि पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए। अगर हमारा काफी दिन बाद बारिश हो रही है तो कोशिश करिए कि आप ना भीगिए। अगर भीगते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फोड़ा फुंसी या जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों होता है ऐसा? देखो, होता क्या है कि हम लोग सांस लेते हैं, पेड़ पौधे हैं, पॉल्यूशन है, बहुत सारी चीजें। तो ये जो इन्वायरमेंट है, जो ये आपका एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें कौन कौन सी गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, NO2 होगा, NO3 होगा, है ना, NO2 हो गया, NO गैस होगा, CO गैस होगा, CO2 गैस होगा, ये सब गैसेज होंगी। ये सब हमारे इन्वायरमेंट में गैसेज हैं, सब फैली हुई हैं, पॉल्यूशन बहुत है। अब काफी दिन से बारिश नहीं हुई है तो क्या होगा, इस पूरे एटमॉस्फेयर में ये गैसेज बहुत ज्यादा होंगी। और जब बहुत ज्यादा होंगी तो होगा क्या, जब बारिश हो रही होगी, जब बारिश ऊपर से होगा तो बारिश से में क्या आएगा, H2O वाटर आएगा, ऊपर से क्या आएगी, पानी आएगी। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूशन से भरा है, पूरा गैस है ये सब। तो जैसे ही ये पानी नीचे ऊपर से नीचे गिर रहा होगा, ये गैसेज टकराएगी इससे, ये गैसेज इससे टकराएगा। तो जब इससे टकराएगा तो क्या होगा, देखो H2O प्लस, मान लो SO3 इससे जुड़ गया, SO3 टकरा गया, तो SO3 टकरा गया तो यहाँ पे क्या बन गया, H2SO4। ये हमारा क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सोचो, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है आपके बैटरी में डाला जाता है, जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं एज ए इन्वर्टर या इस तरह का, तो उसमें हम लोग जो बोलते हैं तेजाब है, तेजाब कहीं पे भी लगता है तो जला देता है। तो ये जो देखो, ये वही H2SO4 है, तेजाब। लेकिन या ऑफकोर्स यहाँ से H2, अब क्या है, हमारा SO3 एटमॉस्फेयर में है, वाटर गिर रहा है नीचे से, जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आएगा ये बना देगा, और ये जब बनाएगा तो अब वो ये गिर रहा है, हम उसमें नहा रहे हैं तो हमारे स्किन पे गिरेगा, जब स्किन पे गिरेगा तो स्किन को जलाएगा, और जब जलाएगा तो हमारा इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा, फोड़ा फंसी होगा, प्रॉब्लम आएगी, है ना, जलन महसूस होगा। तो इसीलिए जो कहा जाता है कि पहली बारिश में ना भीगा करिए, ठीक है। अब इसका इसे हम बोलते हैं क्या, एसिड रेन। क्या बोलते हैं, देखो बारिश होगी तो हम उसे बोलते हैं क्या, रेन। बारिश अगर हो रही है तो रेन बोलते हैं, और रेन होने से क्या बन जा रहा है, एसिड, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन, हाँ, एसिड रेन। तो अम्ल वर्षा जिसे बोलते हैं हिंदी में, अम्ल वर्षा या एसिड रेन। तो देखो, एक तो हमारे स्किन पे पड़ रहा है, ये खराब हो रहा है। दूसरी चीज की, अगर मान लो घर है, हम लोग अच्छे से प्लास्टर व्लास्टर कराए हैं, पेंटिंग वेंटिंग कराए हैं, तो उस पर गिरेगा तो उसकी भी पेंटिंग खराब होगी। अब देखो ताजमहल जो हम लोगों का 7वां अजूबा है, तो क्या कहते हैं उसको, वो भी खराब हो रहा है। वो संगमरमर का है, ऊपर से एसिड रेन होती है, संगमरमर कार्बन का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो क्या करेगा, H2SO4 से रिएक्शन कर जा रहा है, जब रिएक्शन करेगा तो ऊपर का खराब हो रहा है। तो ये जो एसिड रेन होती है बहुत खतरनाक होती है। अगर ये तो हम लोग SO3 से रिएक्शन करा दिया, NO2 से करा दो, H2O प्लस NO2, जब इससे रिएक्शन कराता है तो ये बना हमारा बनता है, ये 2 मॉलिक्यूल से ले लीजिए आप, तो एक बनाता है HNO3 और एक बनाता है HNO2। ये 2 एसिड, ये नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रस एसिड, ये भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। CO2 से रिएक्शन कर दिया जाए, H2O प्लस CO2, इससे रिएक्शन करा दो तो ये बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये भी हमारा एसिड है, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि हमारा जो पोल्यूशन है इन्वायरमेंट में, ऊपर से वाटर गिरता है, वो इन सब से रिएक्शन करता है, एसिड बनाता है, इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन जो होता है वो हम लोगों के लिए बहुत ही घातक होता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बेटा जब भी बारिश हो, पहली बारिश में ना भीगो, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, पहली बारिश काफी दिन बाद हो, पहली बारिश इन द सेंस काफी दिन बाद हो, जैसे जो है 2-4 महीने बाद हो, तो कोशिश करिए कि बारिश में ना भीगे। एक बारिश गिरने के बाद फिर उसके बाद जाके भीगिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जितनी भी अम्ल होंगे सबके सब नीचे चले आएंगे, फिर बाद में अम्ल नहीं होगा, क्योंकि सबके सब गैस पानी से रिएक्शन करके नीचे ले जाएगा, फिर बाद में भीगिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एसिड रेन, ठीक है। इसके बाद हमारा जो केस है, एसिड रेन का केस हो गया। इसके बाद हमारा जो कंडीशन है
कि अगर पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, जब हम खाना खाते हैं तो देखो खाना खाते हैं तो होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा जो है माउथ है, या माउथ है, यहाँ से हम लोग आते हैं, ये ऑसोफेगस है, ये वाला पार्ट, ये जो होता है इसे हम बोलते हैं ऑसोफेगस। तो ये हमारा हो गया। फिर यहाँ से क्या होता है, ये जो है आपका स्टोमक हो जाता है, स्टोमक हो जाता है इतना बड़ा। इसी में जो खाना जाके स्टोर करता है। तो जब स्टोर करता है तो यहाँ पे हमारा एक सेल होता है ऑक्जेंटिक। क्या होता है? ऑक्जेंटिक सेल होता है, ऑक्जेंटिक सेल। ये जो होता है HCl को निकालता है, HCl सिक्रीट करता है। तो HCl जो सिक्रीट करता है तो इसीलिए जो हमारा गैस्ट्रिक, ये जो हमारा गैस्ट्रिक जूस में निकलता है, ये HCl निकलता है, तो जिसी से इसका जो पीएच होता है वो 2.2 रहता है, मतलब बहुत हाई एसिडिक होता है। तो कभी कभी ऐसा सोचो कि जब हम लोग खा लेते थे, डकार आ रहा है, जब डकार आ रहा है तो आप लोगों को महसूस होगा, कभी आप लोगों को भी आया होगा, तो क्या होता है कि जलन महसूस होने लगती है। यहाँ पे जब डकार आता है तो यहाँ पे जलन महसूस होने लगती है। तो क्या होता है, कभी कभी खाना खा लेते हैं तो पेट में जलन महसूस होने लगता है कि यार एसिडिटी हो गया, बहुत मसालेदार खा लिए, एसिडिटी हो गया। तो एसिडिटी हो गया तो क्या करते हैं, जाके कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सोडा वाटर पीते हैं, नींबू का रस पीते हैं। क्या नींबू का रस कब पीते हैं? जब डाइजेस्ट करना होता है। अदरवाइज आपको एसिडिटी हो गया तो नींबू का रस नहीं पीते। हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं या इनो पीना पसंद करते हैं, ताकि ये एसिडिटी जल्दी से खत्म हो जाए। तो एसिडिटी का मतलब क्या है कि एसिडिटी मतलब एसिड हो गया, एसिडिटी मतलब एसिड हो गया। अब एसिड को खत्म करना है, तो एसिड को खत्म करना है तो कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, और जब हम पिएंगे तो क्या करेगा, वो बेस है, क्षार है, तो क्या करेगा, पानी जब हमारे पेट में जाएगा तो इसको उदासीन करेगा, जो एसिडिटी है उदासीन करेगा, तो हमारा मुंह को आराम मिल जाता है। इनो पी लेंगे तो आराम मिल जाता है। ठीक है, तो ये कहने का सेंस है कि कहने का मतलब ये है कि जब हम फूड मटेरियल लेते हैं तो ये गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है 2.2 होता है। तो यहाँ पे अगर ठीक से डाइजेशन नहीं हुआ तो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो फूड मटेरियल्स, हाँ, जैसे ये HCl यहाँ पे निकल रहा है, तो HCl का कई काम होता है, पूरे खाना में मिक्स होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है, फिर जो भोजन होता है उसको एसिडिक बना देता है ताकि डाइजेशन इजीली हो जाए। अब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ गड़बड़ हुआ, डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ, तो एसिडिटी बनी रहेगी, तो इसीलिए हम लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो सीक्वेंस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि पहले जब खाना जाता है गैस्ट्रिक जूस में तो वहां पे HCl सिक्रीट होता है, वो खाने को जो है क्या करता है, एसिडिक बनाता है। इसीलिए कभी कभी डकार आती है तो यहाँ पे जलन महसूस होने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है गैस्ट्रिक जूस का होगा जब हम खाना फूड मटेरियल डाइजेशन सिस्टम की बात करते हैं तब। तो इसके लिए एक कंडीशन और है, तो हम लोग जब जो चीज लेते हैं, जैसे एसिडिटी होगी, मसालेदार खा लिया, एसिडिटी हो गई, तो जो हम लोग लेते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए, सोडा या कोल्ड ड्रिंक, उसे हम बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटासिड, ना, एंटासिड, एंट मतलब एंटी, मतलब विरोधी, किसका? एसिड का। तो जो भी हम एसिड के विरोध में पीते हैं उसे हम बोलते हैं एंटासिड। ठीक है, इसके बाद आता है पीएच टूथ डीके मतलब दांत का। अगर हम दांत की बात करें, जो हमारा टीथ होता है, देखिए कभी खट्टी चीज खा के देखिए या नींबू का रस पी के देखिए, तो आपको लगेगा कि दांत में कुछ हो गया है, या जिसको कहते हैं कोट हो गया ना, खट्टा खट्टा हो गया। तो होता क्या कि जो हमारे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो है दांत का इनेमल। जैसे इनेमल दांत एक ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा ये है, ये दांत है, ये इस तरह से है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो चमकता है, इसे हम बोलते हैं क्या? इनेमल। ये जो इनेमल होते हैं वो हमारे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे मजबूत पार्ट होता है। इसीलिए एटलीस्ट ओल्ड तक जाते हैं तो ये टूटता नहीं, अंदर से उखड़ता है, अंदर से उखड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो ये हमारा इनेमल जो होता है ये होता है। लेकिन होता क्या है कि ये जो पीएच के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, एसिड के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही हम नींबू लेते हैं या कोई खट्टी चीज लेते हैं, वो क्या करता है, हमारे इनेमल से रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि ये जो इनेमल होता है वो फास्फेट से बना होता है। इनेमल हमारा हाइड्रोजन फास्फोरस फास्फेट से बना होता है। तो जैसे ही हम एसिड लेते हैं, ये क्या करता है, इनेमल एसिड से रिएक्शन करेगा। जब इनेमल एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, अब इसका लेयर उखड़ने लगेगा। जब लेयर उखड़ने लगेगा तो क्या होगा, वो
खराब होने लगेगा और दांत हमारा टूट के गिरने लगता है, इसे हम बोलते हैं टूथ डीके। तो ये हमारा जो होता है दांत, जैसे ये स्पेशली हम ये कह सकते हैं कि जो पीएच है दांत का, मुंह का, अगर 5.5 से नीचे जाए, 5.5 से ऊपर जाता था तो बेसिक हो जाएगा, तो दांत के लिए सही है। लेकिन अगर 5.5 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब एसिडिक होगा, तब उस समय दांत हमारा गिरने लगता है। तो अब एसिड बनेगा कैसे? देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो ये कहा जाता है कि खाना खाने के बाद मुंह में गरारा कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए, तब सोया करिए। तो होता क्या है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। तो हम खाए रहते हैं खाना, दांत में रोटी फंसा है या कोई चीज फंसी है, तो वो क्या करता है, जैसे जैसे उसका फर्मेंटेशन होता है, वो बैक्टीरिया का क्या करता है, एसिड जनरेट कर देता है। वो जो हमारा रोटी है या खाना मटेरियल है, उससे एसिड जनरेट कर देता है। और जब एसिड जनरेट करता है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे दांत को नुकसान पहुंचाता है, और नुकसान पहुंचेगा तो टूथ डीके होने लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप सोइए खाना खाने के बाद, या तो अच्छे से मुंह का गरगरारा कर लीजिए, या क्या करिए, हल्का सा ब्रश व्रश करके सोया करिए, ताकि जो दांत में फंसा वो निकल जाए। अदरवाइज बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको फर्मेंट करेंगे तो एसिड जनरेट करेगा। एसिड जो होता है हमारे दांत को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये है, आपको समय समय पे इस चीजों का ध्यान में रखना है, अदरवाइज नहीं तो दांत गिर जाएगा ना, तो फिर बूढ़े हो जाओगे जल्दी से। इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है, कुछ जानवर होते हैं जो अपनी डिफेंस के लिए बहुत मतलब यूज करते हैं एसिड का। जैसे स्कॉर्पियन ले लीजिए, बिच्छू। जब बिच्छू डंक मार देता तो सोचिए कितना भयंकर पेन होता है, कितना दर्द से लोग कांपते हैं, कहारते हैं ना। तो जो स्कॉर्पियन होता है जब डंक मारता है तो वो होता है फार्मिक एसिड, HCOOH। ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड है। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही मतलब पेन क्रिएट करता है। तो जो बिच्छू डंक मारता है, या स्कॉर्पियन जिसे बोलते हैं ना, स्कॉर्पियन बिच्छू, और जो वास्प होता है, ततैया जिसे बोलते हैं, वास्प मतलब समझ रहे हो, जो पीली वाली बर्रा होती है, जो बर्रा होती है पीली वाली, उसको जो भौरा हम जिसको बोलते हैं वास्प, पीला वाला, उसे हम बोलते हैं वास्प ततैया। उसके बाद जो है आपका रेड एंट, लाल चींटी, रेड एंट ना, रेड एंट। तो ये जो लाल चींटी जो होती है, देखेंगे लाल चींटी भी अगर काट लेगा तो बहुत तेज जलन होता है, पेन होता है। छोटी सी तो रहती है, लेकिन अगर कहीं काट ले तो बड़े बड़े दाने पड़ जाते हैं, बहुत पेन होता है। वास्प ततैया, बर्रा अगर सिंपल मधुमक्खी काटेगी तो उतना पेन नहीं होता है, जितना बर्रा काट ले तब पेन होता है। तो उसमें क्या होता है, ये हमारा जो है उनके स्टिंग में, उनका जो स्टिंग होता है उसमें जो हमारा ये फार्मिक एसिड होता है। तो सोचो इसकी जो एसिडिटी होती है इतनी हाई होती है कि जैसे वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, हमको बहुत सारा पेन होने लगता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये कुछ जैसे अब इन एक डंक क्यों मारती है, जैसे मधुमक्खी को तो शौक तो चढ़ा नहीं है कि आप रास्ते में जा रहे हैं तुरंत मार दिया। उनसे कोई छेड़खानी करता है, उनको कोई परेशान करता है, उनको कोई ढीला मारता है या कंक्रीट मारता है, तो वो सब भी गुस्से में आती है, वो भी सेल्फ डिफेंस करती है, अपने को बचाने के लिए वो किसी को काटती है। स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन पे पैर अगर पड़ता है तभी वो काटेंगे, ऐसा नहीं कि वो दौड़ा के आपको काट ले, ऐसा नहीं करते। तो ये उनका सेल्फ डिफेंस का केस है। उनके जो है जो स्टिंग है उसमें ये सब पॉइजन के रूप में रहता है, और जैसे ही आप उसको करते हैं या कोई भी जानवर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, या वो अपने प्रे को, अपने खाने को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टिंग उस पर फिट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो जहर, ये पॉइजन जो होता है फार्मिक एसिड उनके बॉडी में जाता है, तो इजीली उसको मार सकते हैं, या अपने डिफेंस में भी यूज करते हैं। तो ये हमारा जो है जो हमारे नेचुरल कुछ लिविंग थिंग्स हैं वो है। और इसी के साथ एक और भी है, एक प्लांट है हमारा नेटर। एक जो प्लांट है नेटर, ये भी इसके लीफ में जो है आपका एक एसिड होता है जिसे हम बोलते हैं नेटर मेथेनोइक एसिड। यही है मेथेनोइक एसिड, यही है फार्मिक एसिड ही है मेथेनोइक एसिड, है ना। बुक में देखोगे इसे हम लोग फार्मिक एसिड भी बोलते हैं, फार्मिक एसिड, और इसी को हम बोलते हैं मेथेनोइक एसिड भी, है ना। तो कंफ्यूज नहीं करना है, मेथेनोइक एसिड ना, इसी को बोलते हैं। तो ये जब आईपीएससी में पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि क्यों मेथेनोइक एसिड बोलते हैं।
तो यहाँ पे दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही कंपाउंड का नाम है। तो वो जो नेटर आपका प्लांट होता है उसके भी लीफ में ये होते हैं। तो जब हम जंगल से गुजर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी से टच होता है तो धंस जाता है, धंसने की वजह से इतना ज्यादा पेन होता है कि आदमी पागल हो जाता है। तो ये आपका जो है नेटर, इसको ये नेटर प्लांट है, आपका जंगल में स्पेशली मिलता है नेटर प्लांट। इसमें जो है मेथोनिक या फार्मिक एसिड होता है। तो फार्मिक एसिड जो होता है हमारा ऑर्गेनिक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसीलिए एक पेन बहुत करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल यूज की बात हो गई कि हमारे लाइफ में कैसे एसिड वर्क कर रहा होता है, किस तरह से हमारा जो हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है एसिड, और कह सकते हैं कि नुकसान भी देता है। तो ये हमारा एक जनरल का लेक्चर हो गया। इसके बाद ये हमारा एसिड का बेस का ये जो पूरी चीजें होती हैं, हमारा रिएक्शन का पार्ट था, क्लासिफिकेशन की बात थी, या हमारा एक जनरल यूज का बात हो गया, एसिड और बेस फाइनल हो गया। इसके बाद हमारा साल्ट बच गया इस चैप्टर का। तो साल्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर इन द सेंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है उसको डिस्कस कर लेंगे, कौन सा साल्ट है, क्या क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। तो साल्ट केवल रह गया। तो आप वीडियो को देखिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली पहुंचता रहे। और जो भी नॉलेज है, जो भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।